गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप अभिव्यक्ति और माध्यम से नाटक लिखने का व्याकरण थोड़ा सा अंश पढ़ाया था मैंने आपको। अब उसके आगे का देखिए। तो बात हो रही थी कि नाटक का काम जो है वो बिना संवाद के नहीं चल सकता, मतलब डायलॉग्स के बिना। डायलॉग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं नाटक में। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक, एक नायक होता है, एक प्रतिनायक होता है, हीरो और साइड हीरो, है ना, या खलनायक जिसको कहते हैं आप। सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में आरंभ से की गई थी। तो वो कौन सी चीज़ है जो एक सशक्त नाटक को एक कमज़ोर नाटक से अलग करती है? वो है संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना, और लिखे और बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे या अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सब टेक्स्ट कहा गया है। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी वह नाटक उतना ही सफल होगा। तो उदाहरण के लिए हैमलेट का ये प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी, या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। ये डायलॉग्स है। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक होता है, ठीक है ना। उनके विचार आपस में नहीं मिल सकते अगर दो कैरेक्टर दिखाई जा रहे हैं। तो यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता, इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मज़े की बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होती है वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। अब उदाहरण के लिए हम अंधायुग, तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। ये नाटकों के नाम हैं। यही कारण है जब जब किसी भी विचार, व्यवस्था और तत्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे। और यही कारण है कि हमारे आधुनिक नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है। देखो, जो खलनायक होता है ना वो ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, क्योंकि जो नायक होता है वो तो सीधा साधा आपने जो उसको रोल मिला हुआ वही करेगा, उसका अभिनय करेगा वो। लेकिन जो खलनायक होते हैं ना उनमें कुछ बात ही और होती है और वही लोगों के अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो नाटक लिखते समय भी ये जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइट न हो। जिस प्रकार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। असली ज़िंदगी में भी नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो भी कुछ कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से अभिव्यक्त करता है। कोई भी बात कहना चाहता है तो किसके माध्यम से? अपने संवादों के माध्यम से। लेकिन ऐसा कभी ना लगे कि वह पहले से ही निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक ना रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं, न कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। क्योंकि नाटक में जो चरित्र दिखाए जाते हैं, कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, हाड़ मांस के बने हुए दिखाई देते हैं सामने। तो उनके अगर अभिनय अच्छा नहीं होगा या उनके संवाद अच्छे नहीं होंगे तो उसका असर नहीं होगा फिर दर्शकों पर, है ना। लेकिन कविता, कहानी और उपन्यास में शाब्दिक चरित्र होता है, शब्दों का वह
जाल होता है। शब्द अच्छे हैं तो अच्छा लगेगा सब कुछ। अतः संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। तो यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय है भाषा की सरलता से कदापि नहीं है। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक हैं तो दर्शकों तक संप्रेषित होने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि कठिन भाषा में लिखे गए हों, लेकिन अगर दर्शकों को आसानी से समझ आ रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं ऐसे डायलॉग्स, ऐसे संवाद, तो दर्शकों तक पहुंचाने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाषा में ये विशेषता देख सकते हैं। ये सारे नाटककार हैं, कवि भी हैं। इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल उस शिल्प और संरचना का भी है जिसके भीतर से नाटककार अपने कथ्य को व्यंजित करता है। आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वप्नवास वदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। ये सब शास्त्रीय हैं नाटक। एक लोक नाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और वह सब कुछ रोज मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। तो फारसी नाटकों का अपना एक अलग शिल्प है जो शेरो शायरी, गीत संगीत, अतिरंजित संवादों पर आधारित होता है। उसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं पारसी नाटकों में। इब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो मुख्यतः गद्य पर आश्रित है। और इनके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक की अपनी अलग अहमियत है। नुक्कड़ नाटक बहुत बड़ा होता है। ये नाटककार को तय करना है कि वह इनमें से किसी भी तरह के शिल्प का चुनाव करे, अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करे। नुक्कड़ नाटकों में अधिकतर सामान्य जीवन दिखाया जाता है और अच्छे लगते हैं नुक्कड़ नाटक, बड़े भी बहुत होते हैं और यथार्थ पर आधारित होते हैं, सच्चाई पर। तो इन सब को छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत हों तो अक्सर कहा भी जाता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है और यही स्थिति सही है। लेकिन जब जब नाटककार ने पहले शिल्प या संरचना को निश्चित कर लिया और फिर उसमें किसी कथ्य कहानी को फिट करना चाहा तो ऐसी कोशिशें बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई। तो आपको जो है ये आपका नाटक लिखने का व्याकरण पूरा हो गया, आपका ये पाठ। और आपको छोटे छोटे प्रश्न आते हैं इसमें से, मैंने आपको काफ़ी भेजे थे, देखेंगे अभी और करा सके आपको तो। और समझ लीजिए, इस पाठ को पढ़ा करो, जो वीडियो भेजा जाता है सुनना चाहिए उसे ज़रूर।